Hello everyone. In this video, we are going to learn about the easiest chapter of class 12 mathematics, chapter number 12, linear programming. तो सबसे पहले पूरे चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में वी विल टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल, और इस रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे हमें हेल्प करता है टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी मीन्स लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स तो हमें पता होने चाहिए, तो बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिस्कसिंग दैट, जो जो हमारा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हमें मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये सीखेंगे। देन एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया, तब उसको सॉल्व करने की बात आती है। तो सॉल्व करने के लिए मेथड कौन सा यूज़ करें, तो अगेन हमारे सिलेबस में मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड को पूरा अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज वेल एज सॉल्यूशन को भी हम इंटरप्रेट करेंगे कि सॉल्यूशन कहना क्या चाहता है। देन आफ्टर दैट, अगर फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट केसेस विथ ग्राफिकल मेथड। ये सब हम अच्छे से कवर करेंगे, और इसके बाद इस सारे कंसेप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी विल डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो लेट्स बिगिन। Okay, so let's take a real life problem to understand the concept. तो suppose I want to start a business, और बिजनेस में क्या करोगे सर, तो बिजनेस में मैं करने वाला हूँ टेबल्स और चेयर्स का बिजनेस। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मार्केट से टेबल्स और चेयर्स एक अच्छे प्राइस में उठा लूँगा। परचेस करने के बाद उसको स्टोर करके रखूँगा, देन इसको सेल करूँगा ताकि मुझे प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो टेबल चेयर परचेस परचेस करने के लिए मेरे पास सबसे पहले फंड मनी होनी चाहिए। तो सपोज मेरे पास जो फंड है टू बाय टेबल्स एंड चेयर इज रुपीज 50,000। 50,000 रुपीज का मेरे पास बजट है। नाउ टेबल्स और चेयर परचेस करने के बाद मुझे इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोर करने के लिए मेरे पास जो स्टोरेज है, स्टोरेज की कैपेसिटी है 60 यूनिट्स। दैट मीन्स मैक्सिमम 60 यूनिट्स में स्टोर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 50 चेयर्स हो गई, 10 टेबल्स हो गए, 30 चेयर्स 30 टेबल, ठीक है। लेकिन 40 चेयर्स और 30 टेबल ये स्टोर नहीं कर सकते, क्यों, 40 + 30 70 एक्सिट कर जाएगा हमारी लिमिटेशन को। तो 60 यूनिट्स की मेरी स्टोरेज की कैपेसिटी है। तो ये दो बात तो क्लियर है। अब मार्केट में मैंने रिसर्च किया, मार्केट में रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि टेबल की प्राइस अगर मैं ₹2500 रखूं, टेबल की प्राइस अगर मैं ₹2500 रखूं, एंड चेयर की प्राइस, इसको हम ले लेते हैं ₹500, ये प्राइस पे मैं टेबल्स एंड चेयर को क्या करूंगा, सेल करूंगा। अच्छा, ये सेल करने पर क्या होगा, सेल करने पे मुझे कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो इफ आई सेल टेबल एट ₹2500, तो पर टेबल की ये प्राइस है, तो एक टेबल पे मुझे टेबल पे मुझे प्रॉफिट होगा ₹250। ₹250 प्रॉफिट होगा मुझे एक टेबल पे, और एक चेयर पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है ₹75। तो ये मैंने रिसर्च कर लिया कि अगर ये प्राइस सेलिंग प्राइस रखे तो ये मेरा प्रॉफिट है पर टेबल पर यूनिट। डन। नाउ अब यहाँ तक तो हो गया। अब मेरे पास जो फंड है ₹50,000, ठीक है, तो इसमें से मैं क्या परचेस करूँ और कितना परचेस करूँ। तो 50,000 तो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसमें मुझे टेबल और चेयर दोनों परचेस करना है, तो कितने कितने ले सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ट्रायल एंड एरर से सोचना पड़ेगा। और मेरा फाइनल गोल क्या है, मेरा फाइनल गोल ये होगा कि मैं इतने नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर परचेस करूंगा कि जो ये मेरा प्रॉफिट है वो क्या हो जाए, ये मेरा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया आपको आ गया। तो अब ट्रायल एंड एरर से डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में सोचते हैं। तो केस नंबर वन में ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास बजट है 50,000, इसको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, 25,000 इस रुपीज से मैं टेबल परचेस करूंगा। तो एक टेबल की प्राइस है 2500,
और टोटल मेरे पास 25,000 है टेबल्स को देने के लिए, परचेस करने के लिए। तो आराम से दिख रहा है कि भाई 10 टेबल्स सर आप परचेस कर लोगे। ठीक है। नाउ सिमिलरली 25,000, इससे हम क्या सर परचेस करेंगे? इससे हमें चेयर भी तो परचेस करनी है। एक चेयर की प्राइस है 500, तो दो चेयर की प्राइस हो जाएगी 1000। 25,000 में कितनी चेयर आ जाएगी? तो 50 चेयर आ जाएगी। तो 10 टेबल्स एंड 50 चेयर्स मेरे पास आ गए। इन दिस केस प्रॉफिट भी तो काउंट कर लेते हैं। तो अगर ये वाली स्ट्रेटेजी में अपनाओ तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? तो अलग अलग पहले काउंट कर लेते हैं और बाद में टोटल कर देंगे। तो टेबल पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो टेबल मेरे पास है 10, 10 खरीदे हैं तो 10 में सेल कर सकता हूँ मैक्सिमम। और एक टेबल पे कितना प्रॉफिट होगा? 250। तो टेबल से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा 2500 रुपीज़ का। चेयर से कितना प्रॉफिट होगा? तो मेरे पास कितनी चेयर्स हैं? 50। एक चेयर पे कितना? 75। 50 मल्टीप्लाइड बाई 75 का, तो 5 5 जा 25, 2 इज माई कैरी, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, और ये पीछे जीरो दिख रहा है, यस 3750। तो इन दिस केस हमने क्या कर लिया, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 0 प्लस 5 752, ये कैरी 6। तो इतने रुपीज़ का मेरे पास प्रॉफिट होगा। वन मोर थिंग, ये दोनों को भी आप जरा ध्यान से देखो, 10 प्लस 50, तो मेरे पास अभी स्टोरेज में कितना होगा? 60 यूनिट्स हैं, और 60 यूनिट्स में रख भी सकता हूँ क्योंकि ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी भी है। डन। तो ये हो गया पहला केस। और कुछ केसेस के बारे में सोचते हैं। तो लेट्स टेक अ अनदर केस। केस नंबर 2 ले लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वली डिवाइड नहीं कर रहा हूँ मेरे फंड को। मैंने क्या किया, टेबल को ज़्यादा पैसे दिए और चेयर्स को कम। तो सपोज 30,000 रुपीज़ मैंने लगा दिया टेबल को परचेज करने में। 2500 का एक टेबल है। तो अब क्या हुआ, देखो पहले 25,000 था, अब 5,000 बजट बढ़ा दिया, तो 5,000 में दो टेबल एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो 12 टेबल्स है मेरे पास। जी सर। देन यहाँ पर बजट बढ़ाया है तो चेयर में बजट ऑफकोर्स कम हो जाएगा। तो 20,000 यहाँ पर चेयर खरीदने के लिए, 1000 में दो चेयर आती है, तो 20,000 में कितनी आएगी? 40। तो 40 चेयर्स मेरे पास अवेलेबल है। टोटल करो दोनों का, 52 यूनिट्स। तो मेरे पास स्टोरेज में कितना होगा? 52 यूनिट्स स्टोर होंगे। तो 52 यूनिट्स को तो मैं स्टोर आराम से कर सकता हूँ। नाउ कैलकुलेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो टेबल का प्रॉफिट, तो टेबल से प्रॉफिट क्या होगा सर? 12 टेबल है, पर टेबल 250। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसमें से 500 ऐड कर दो। क्यों? दो टेबल ऐड किए तो पर टेबल 250, तो 500 ऐड करना पड़ेगा। तो 2500 प्लस 500 रुपीज 3000। और चेयर पे क्या करें? तो यहाँ पर था 3750, इसमें से हम 10 टेबल्स को कम कर रहे हैं, तो 750 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो क्या लिख लेते हैं पहले तो ये 40 मल्टीप्लाइड बाई 75, तो ये हो जाएगा 3750 माइनस 750, दैट इज 3000। तो यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है? टोटल प्रॉफिट विल बी 3 प्लस 3 रुपीज 6000। तो इन दिस केस माई प्रॉफिट इज 6000 रुपीज, विच इज लेस देन द प्रीवियस केस। और एक केस के बारे में सोच के देखते हैं। तो केस नंबर 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो अलॉटमेंट मैंने किया था 30-20 का, 30 टेबल को 20 चेयर्स को, अब इसको हम रिवर्स कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 20,000 देंगे टेबल्स को। तो 20,000 डिवाइडेड बाय एक टेबल की प्राइस 2500। तो कितने हम टेबल परचेस कर सकते हैं? तो भाई 25,000 में 10 टेबल्स, 5,000 कम कर दिए तो दो टेबल कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 8 टेबल्स आ गए। ठीक है। व्हाट अबाउट चेयर्स? तो चेयर्स का अब बजट बढ़ चुका है, 30,000 हो चुका है। एक चेयर की प्राइस है 500, तो 1000 की दो, तो 30,000 की इतनी 60। अब मेरे पास 60 चेयर्स है स्टॉक में। ठीक है। अच्छा, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 प्लस 8, तो 68 यूनिट्स। अगर इस केस के बारे में मैं अगर सोचूं तो मेरे पास 68 यूनिट्स हैं। अब 68 यूनिट्स को रखने के लिए क्या मेरे पास इतनी स्टोरेज स्पेस है? नहीं है। मेरे पास तो ओनली 60 यूनिट्स की मैक्सिमम स्टोरेज स्पेस है। तो इन ये वाला जो केस है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये वाला केस जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा भी हो सकता है, जब हम ट्रायल एंड एरर करेंगे तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये तो हमने 3 केस लिखे, तो ऐसे तो बहुत सारे केस हम लिख सकते हैं। लेकिन क्या ये मेथड लेंदी नहीं है?
तो यहाँ पे हमारा काम आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग हमें अच्छे से बता देगा कि भाई ये जो हमने ले रहे हैं ना टेबल एंड चेयर्स, तो टेबल्स एंड चेयर्स, कितने नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स हम परचेस करें ताकि हमारा जो स्टोरेज है वो भी बहुत ही बेटर तरीके से यूटिलाइज हो जाए, और जो हमारा फंड है 50,000 वो भी ऑप्टिमली यूज हो, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी जनरेट हो पाए। यहीं पे हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग काम आएगा, टेबल्स एंड चेयर्स का नंबर निकालने में, कि भाई क्या नंबर्स हम परचेज करें, नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर, ताकि हमारा प्रॉफिट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, ये हमारी ये जो मेथड है ट्रायल एंड एरर वाली, इसको कम कर देगा। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो बेसिक टर्म्स, तो सबसे पहली जो टर्म है ये तो हम सबको पता ही होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, तो इन लीनियर प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स को हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड वगैरह, सिंपल स्मॉल स्मॉल अल्फाबेट एक्स वाई जेड, जितने भी वेरिएबल है आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, ये जो भी आप ले रहे हो एक्स वाई जेड वगैरह, वो क्या होने चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, देन सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लीनियर प्रोग्रामिंग में हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से, कैपिटल जेड से। अच्छा, अब ये कैसे बनता है, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे क्वेश्चन में मैंने दो वेरिएबल लिए हैं एक्स एंड वाई, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा, एक्स एंड वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन, एक्स एंड वाई का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं लिख रहा हूँ ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप चेक करो क्या ये लीनियर है, लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री वन, लीनियर का मतलब डिग्री वन। तो आप चेक करो एक्स की पावर वन है, वाई की पावर भी वन है, तो ये एक्स एंड वाई में क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे एक लीनियर कॉम्बिनेशन, ये ए एक्स प्लस बी वाई है, इस ऑल्सो नोन एज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, वेरिएबल्स, जिसको हमने नाम दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का करना क्या होता है, इसको आइदर हम मैक्सिमाइज करते हैं या फिर हम इसको मिनिमाइज करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ हमें क्या करना होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, आइदर इसको मैक्सिमाइज करो या फिर मिनिमाइज करो। तो डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल मुझे तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करूंगा। और मान लो अगर मेरे बिजनेस में कुछ कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, तो उस कॉस्ट को मुझे क्या करना है, रिड्यूस करना है, दैट मीन्स मिनिमाइज करना है। तो मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कैसे करूंगा, मिनिमाइज करने की ट्राई करूंगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं। दो बातें हुई, तीसरी बात, थर्ड इज कंस्ट्रेंट्स। सर ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, अच्छा कंस्ट्रेंट्स इज नथिंग बट लिमिटेशन, कंस्ट्रेंट्स इज नथिंग बट लिमिटेशन। तो लिमिटेशन को लीनियर प्रोग्रामिंग के चैप्टर में क्या बोलेंगे, कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। तो कंस्ट्रेंट किस टाइप के होते हैं, कंस्ट्रेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी, इन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो लिख के देखते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, कुछ भी हो सकता है, लेट से सी वन। और एक ले लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू सी टू। ये हो गए हमारे कंस्टेंट। तो ये यहाँ पर मैंने दो कंस्टेंट लिए हैं, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू आर ऑल रियल कॉन्स्टेंट, एक्स एंड वाई आर माई वेरिएबल, जो मैंने पहले ही स्टेज में डिफाइन कर लिए होंगे। एज वेल एज कंस्टेंट वाले पार्ट में आप इसे भी नहीं भूल सकते, ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल लिए ना एक्स एंड वाई, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, नॉन नेगेटिव, तो बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया हमारे बेसिक टर्म्स, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट। अब क्या करते हैं, जो हमने क्वेश्चन लिया है ना टेबल चेयर वाला, तो उस टेबल चेयर वाला क्वेश्चन, ये इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे बिजनेस है, ये करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, क्या क्या लिमिटेशन है वो भी मैंने समझाई। अब इसी बात को मैथमेटिकल फॉर्म में मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे, इसका
इन तीनों टर्म का यूज करके वो करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो क्या था हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन में सबसे पहले हमने टेबल चेयर्स की बात की, और यहाँ पर हमने तीन टर्म में सबसे पहले बात की वेरिएबल्स की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। तो लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल्स, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल जो मैं परचेज करूंगा, ठीक है। एंड वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स, एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टेबल्स एंड वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स। तो ये मेरा एक काम खत्म हो गया, कौन सा वाला, कि मैंने एक्स एंड वाई को डिफाइन कर लिया। अगेन भूलने वाली बात नहीं है क्या, कि ये दोनों एक्स एंड वाई क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब डिफाइन करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो हम इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, अच्छा प्रॉफिट को कैसे डिफाइन करें, तो आप चेक करो, एक्स नंबर ऑफ टेबल्स मुझे परचेज करने हैं, और एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हो रहा था, 250 रुपीज। तो 250x ये क्या हो गया मेरा, टेबल पे होने वाला प्रॉफिट। अच्छा, वाई नंबर ऑफ चेयर्स में परचेस करने वाला हूँ, और एक चेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट होगा जब मैं सेल करूंगा, 75 रुपीज। 75y, तो ये 75y क्या है, चेयर्स पे होने वाला प्रॉफिट। दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। जी सर। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। आप इसको जेड ऐसे नाम भी दे सकते हो, कैपिटल जेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम कैपिटल जेड से जनरली डिनोट करते हैं। तो ये हो गया मेरा प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को हमें क्या करना है, हमारे केस में मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। दो बातें हमने बात कर ली, वेरिएबल्स के बारे में बात कर ली, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स, तो क्या क्या लिमिटेशन थी मेरे पास, तो पहली लिमिटेशन तो थी बजट की। मेरा बजट कितना है, 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज मेरा बजट है। तो अब इसको कंस्ट्रेंट को कैसे लिखें, मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बताया कि कंस्ट्रेंट्स को लिखने के लिए इन इक्वालिटी को यूज करते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने एक्स नंबर ऑफ टेबल्स में परचेस करने वाला हूँ, एक्स, ठीक है। एक टेबल की प्राइस है 2500, तो ये मेरा खर्चा हो जाएगा टेबल को खरीदने में, ठीक है। अब वाई नंबर ऑफ चेयर्स में परचेस करने वाला हूँ, और एक चेयर की प्राइस है 500 रुपीज। तो 500 वाई ये मेरा खर्चा हो जाएगा चेयर्स को परचेस करने के लिए। अब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये इससे जो वैल्यू आएगी, इससे जो भी वैल्यू आएगी, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000। क्यों, क्योंकि मेरे पास पैसे ही 50,000 है, तो 50,000 से ज़्यादा का मतलब कुछ भी मैं प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिमिटेशन के बाहर है, ठीक है। तो ये मैंने पहला कंस्ट्रेंट लिख लिया। अच्छा, वन मोर थिंग यू कैन डू, आप चेक करो, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि सब में से क्या निकल सकता है बाहर, 500 कॉमन निकल सकता है। तो क्या किया मैंने, पूरे इनइक्वालिटी को 500 से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं, यस, बिकॉज 500 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आप कर सकते हैं, और इनइक्वालिटी क्या रहती है, अनचेंज। तो 500 से डिवाइड करते हैं, तो 2500 डिवाइड बाई 500 करने पर आ रहा है पाई, और ये एक्स प्लस यहाँ पर आ जाएगा वाई, और लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड किया तो आ रहा है 100। ये हो गया मेरा पहला कंस्ट्रेंट नंबर 1। देन सेकंड कंस्ट्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड कंस्ट्रेंट क्या था, सेकंड लिमिटेशन थी कि स्टोरेज की। मेरे पास स्टोरेज कितनी है, मैक्सिमम 60 यूनिट्स की। इसको कैसे लिखे, तो भाई मैंने एक्स नम टेबल्स खरीदे और वाई चेयर परचेज की। अब ये एक्स और वाई इन दोनों का सम, ये क्या ना होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। सही है, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। ये हो गया मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट। डन। ये हो गए हमारे मेन कंस्ट्रेंट। और इसके अलावा जो फ्री फंड में हमारे पास होते हैं वो क्या है, कि बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कहाँ हेल्प करेगा हमें, जो हर बार हम लिख रहे हैं एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा ग्राफिकल मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव होते हैं। तो तब ये काम आएगा, ठीक है। नाउ
हमने क्या किया, हमारा जो भी रियल लाइफ प्रॉब्लम था, ठीक है, बिजनेस वाला, इसको हमने मैथमेटिकली लिख लिया। तो मैथमेटिकल लिखने में सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने वेरिएबल डिफाइन किए एक्स एंड वाई, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया प्रॉफिट के टर्म में, इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। फिर दोनों कंस्टेंट को भी हमने डिफाइन कर लिया और लास्ट में एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लिया। ये टॉपिक फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक में क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड सीखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो ग्राफिकल मेथड क्या कहती है? तो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था मैक्सिमाइज। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसे लिख रहा हूँ जैसे आपका एनसीईआरटी में गिवन है या फिर आपके एग्जाम में गिवन होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे एनसीईआरटी में जो एक एक्सरसाइज है 12.1, वहाँ पे कहीं भी आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम या फिर वर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे। वो सारे क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में है। ठीक है, जो वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट था एक्सरसाइज 12.2, अब वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा, कैसे देख लो, मैक्सिमाइज कैपिटल जेड इज इक्वल टू, मेरा वाला ही क्वेश्चन लेता हूँ। मेरे वाला क्वेश्चन में क्या था, अच्छा यहाँ पर था प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट क्या था, 250x प्लस 75y। ठीक लिखा है जी सर, ठीक लिखा है। देन और क्या गिवन होगा, कंस्टेंट क्या किसे गिवन होंगे, ऐसे गिवन होंगे, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, भाई ऊपर वाली चीज को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन मैक्सिमाइज करते टाइम ध्यान में क्या रखना है कि हमारी लिमिटेशन क्या है, इस सब्जेक्ट इस कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है। कौन से कंस्टेंट को ध्यान में रखना है, तो कंस्टेंट है 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100। सेकेंड है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, और बोथ वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको हमने एज अ सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉपी कर लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करना है। तो ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे। किसका यूज करके, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करेंगे, ये जो हमें गिवन है ना कंस्ट्रेंट, इसका यूज करके। तो अभी तो कंस्ट्रेंट क्या है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में। तो इस इनइक्वालिटी को पहले तो इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो क्या करें इसके लिए, तो हमने क्या किया कि जो है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू को हमने रिप्लेस किया इक्वल टू की साइन से। देन अच्छा, अब क्या करेंगे, इस लाइन को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। लाइन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, दो पॉइंट्स अगर हमारे पास है तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन। तो दो पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने ऐसे टेबल बना लिया, एक्स एंड वाई। अच्छा, क्या करना होता है, क्लास 9 में भी आपने पढ़ा था कि भाई एक बार एक्स को जीरो रखो, एक्स को जीरो रखने पे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। एक बार वाई को जीरो रखो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5x इज इक्वल टू 100, तो एक्स इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से, एक पॉइंट आ रहा है 0,100, पॉइंट इज यहाँ लिख लेते हैं 0,100, एंड दूसरा पॉइंट आ रहा है 20,0। ठीक है, अब इसको कहाँ प्लॉट करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेते हैं 20, ये 40, ये 60, ये 80। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 यूनिट को मैंने ले लिया 20, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये 80, और मैक्सिमम मुझे 100 तक की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 100, तो यहाँ पर 60 में भी काम हो जाएगा। ये है मेरी एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, और इसको तो सब जानते हैं, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ठीक है, अब इस लाइन को प्लॉट करते हैं। तो लाइन को प्लॉट करने से पहले ये पॉइंट कौन कौन से हैं वो तो हम जान लें। तो पॉइंट है मेरे 0,100, 0,100 कहाँ पर आता है सर, वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट डन। एंड दूसरा पॉइंट क्या है 20,0, तो ये है 20,0। ओके, ज्वाइन करते हैं दोनों को। ये हो गया, तो ये हमारी पहली लाइन हो गई। इसको नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या था, ये जो हमारी लाइन है ये है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। डन। अच्छा, अब सेकंड लाइन ड्रॉ करने से पहले एक काम करते हैं,
ये लाइन तो हमने ड्रॉ की, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में क्या था, इनइक्वालिटी थी। तो इनइक्वालिटी है तो इससे इनइक्वालिटी से क्या मिलते हैं, रीजन मिलते हैं। तो रीजन कौन सा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी में है लेस देन इक्वल टू 100। तो आप चेक करो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की वो क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इस लाइन ने क्या किया, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट, तो एक ये वाला पार्ट जो कि लाइन की किस तरफ है, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, और एक दूसरा ये वाला पार्ट जो कि है लाइन के राइट हैंड साइड में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन इक्वालिटी क्या करेगी, इन इक्वालिटी में हम कोई भी एक पॉइंट पुट करेंगे। अगर मान लो इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट पुट करने से इन इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब इस इन इक्वालिटी का आंसर पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा। और अगर राइट हैंड साइड से पॉइंट पुट किया और वो सेटिस्फाई कर रहा है तो पूरा राइट हैंड साइड वाला पार्ट हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे इजी पॉइंट होता है ओरिजिन, इसको पुट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो क्या करते हैं हम, इन इक्वालिटी में वैल्यूज पुट करते हैं। तो इन इक्वालिटी क्या थी मेरी, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। इस पे मैंने चेक कर रहा हूँ किससे, ओरिजिन से। ओरिजिन से चेक करने पर क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई के वैल्यू 0 0 पुट करनी पड़ेगी। तो ये 100 आ रहा है। चेक करो क्या ये ट्रू है, सर 5 टाइम्स 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 100, यस। तो ये तो ट्रू आ रहा है। टू आ रहा है दैट मीन्स क्या, कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, ये 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो मैंने बताया कि लेफ्ट वाला पार्ट होगा या राइट वाला पार्ट, तो ये क्या बोल रहा है कि लेफ्ट वाला पार्ट होगा। क्या होगा, लेफ्ट वाला पार्ट हमारा आंसर में आएगा। डन। तो यहाँ पर मैंने ऐसे मार्क कर लिया कि भाई ये वाले पार्ट को मुझे कंसीडर करना है। ठीक है, आगे और भी तो लाइन्स आएगी इसलिए। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड के बारे में। तो सेकंड कौन सा है मेरे पास, ये वाला कंस्ट्रेंट एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। तो इसको तो पहले लाइन के फॉर्म में लाएंगे, तो इक्वल टू साइन ले लिया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। दो पॉइंट चाहिए, तो एक्स एंड वाई टेबल बना लिया। एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई आ जाएगा 60, वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स आ जाएगा 60। तो यहाँ से दो पॉइंट मिल रहे हैं, 0, 60 एंड 60, 0 दोनों को ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं और फिर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक काम करते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो ये है एक तो 60, 0, सॉरी ये है 0, 60 और ये है 60, 0, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं पासिंग थ्रू बोथ दिस पॉइंट। अच्छा, आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल हो सकता है ना। वो तो ग्राफ पेपर में जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका मेजरमेंट क्या होगा, एकदम एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो मेरा तो अभी ढीला ढीला सा है, लेकिन आपका तो एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट होगा तो ग्राफ में ये जो ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, ये वाला पॉइंट, वो भी बहुत अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल होंगे। और अगर ना विजिबल हो तो क्या करना होता है वो भी हम डिस्कस आगे करेंगे। पहले तो इस लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अब चेक करते हैं, अब ये रेड वाली लाइन ने भी तो पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, तो सिमिलरली ये ग्रीन वाली लाइन भी क्या करेगी, पूरे प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। एक तो ये ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट और एक ग्रीन लाइन के ऊपर वाला पार्ट। हमें कौन सा लेना है वो कैसे पता चलेगा, चेक करके। तो चेक करने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो। अगेन मैं ओरिजिन उठा रहा हूँ, तो ओरिजिन से मैं चेक कर रहा हूँ, चेक 0 0 से चेक करेंगे, है ना। तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, क्या ये ट्रू है, हाँ सर ये ट्रू है। इसका मतलब ये जो ओरिजिन वाला पार्ट, दैट इज बिलो दिस लाइन, ये हमारे इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दोनों दो ही कंस्टेंट हमें गिवन थे, दोनों को हमने देख लिया। अच्छा, जो हमें फ्री में मिलते हैं वो कौन से हैं, फ्री में सर ये वाले मिलते हैं जिसमें होता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ये ऐसे जाना है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स ऐसे जाना है। तो आप चेक करो, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब इन सबको सेटिस्फाई करता हुआ हमें रीजन ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ तो हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको अलग से मेंशन करना है, शेड करना है। तो वो करते हैं। तो आप चेक करो, ऐसा रीजन ढूंढो जो ये ग्रीन लाइन के नीचे हो, रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड हो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले तो देखना है। अब रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में, ग्रीन लाइन के नीचे, तो मेरे ख्याल से ये वाला रीजन, बी एग्री, ये वाला रीजन आ रहा है आंसर में। ये सबको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 को भी, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 को भी,
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को भी। तो ये हो गया हमारा रीजन। दिस रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन, मेंशन करते हैं, दिस रीजन इज नोन एज फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो हमारे मिलते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। बाउंडेड, अनबाउंडेड। बाउंडेड मतलब भाई जिसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो क्लोज्ड हो, जो क्लोज्ड हो, फाइनाइट हो। तो आप चेक करो, यहाँ पर हमें जो एरिया मिल रहा है, ठीक है, सॉरी, जो हमें फिगर मिल रही है वो क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन है, 1 2 3 पर टोटल 4 वर्टाइसेस है। तो बेसिकली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली इट इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज फिगर। तो हमारे यहाँ जो अभी फिजिबल रीजन है वो एक बाउंडेड रीजन है, ठीक है। तो इसके हम मैक्सिमम और मिनिमम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, तो सबसे पहले तो कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट को मेंशन कर लेते हैं। ये है हमारा पहला कॉर्नर पॉइंट, ये है मेरा दूसरा कॉर्नर पॉइंट, ये है मेरा तीसरा कॉर्नर पॉइंट एंड दिस इज माय फोर्थ कॉर्नर पॉइंट। अब इसको नाम भी दे देते हैं। अच्छा, तो नाम क्या दे, तो इसको तो ऑलरेडी हमने ओ बोल रखा है, तो ये ओ ही रखो। इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसे नाम दे देते हैं बी, और ये वाले भाई साहब को नाम दे दिया मैंने, यहाँ लिख लेते हैं सी, ठीक है। अच्छा, सबके कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं। तो इसका तो ऑलरेडी पता है, ओरिजिन है तो 0,0। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, 20,0। व्हाट अबाउट बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर होते हैं, देखो मुझे तो आराम से नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पर जो स्केल लोगे ग्राफ में, अगर वो 10 20 30 ऐसे लोगे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो 10,50 है, 10,50 है। और सी के कोऑर्डिनेट सबको पता है, 0,60। सर यहाँ पर आपने चीटिंग कर दी, आपके ग्राफ में तो दिख ही नहीं रहा 10,50। चलो हमारे ग्राफ में दिख जाएगा क्योंकि हम एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो 10,50, तो हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन क्लास 10th का यूज करेंगे। क्लास 10th में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा था। तो यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है, कौन कौन सी, 5x + y = 100 एंड x + y = 60। इन दोनों का सॉल्यूशन, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, आप चेक करो, ये पॉइंट बी, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ दिस लाइन, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन मीन्स इसका सॉल्यूशन, तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया भाई, इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो y मैंने लिख लिया 100 - 5x, और इसको उठा के यहाँ पर पट दिया। तो x + y की जगह क्या लिखे, 100 - 5x = 60। चेक करो, x - 5x तो माइनस का 4x, 60 - 100 तो -40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 10। अच्छा, अब क्या करें, x की वैल्यू 10 यहाँ पर पुट करते हैं, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, तो 100 - 5 × 10⁻50, तो y की वैल्यू आ रही है 50। तो देखो पॉइंट क्या आया, बी, x, y = 10, 50। तो मुझे तो ये यहाँ पर करना पड़ा, क्यों, क्योंकि मेरा ग्राफ इतना विजिबल, क्लियरली विजिबल नहीं था। अगर आपका ग्राफ क्लियरली विजिबल है तो ये करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि भाई 1/2 1/3 ऐसे आंसर आ रहे हैं, तो इतना क्लियरली हम नहीं बता सकते कि कौन सा पॉइंट आ रहा है, तब आप ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके भी पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। बट क्योंकि ग्राफिकल मेथड यूज करनी है, ग्राफ में दोनों लाइंस, इंटरसेक्शन पॉइंट, वो सब हमें दिखाने पड़ेंगे, देन वी कैन यूज दिस मेथड, ठीक है। बिना ग्राफ के डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ तक हो गया। तो अब तक हमने क्या किया, लाइंस को ड्रॉ किया और फिजिबल रीजन निकाल दिया, हमारे केस में वो बाउंडेड आ रहा है। फिर हमने उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स देख लिए, ओ ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे, हमारा फाइनल गोल क्या था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है ना, सब पे हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग लिख दिया कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पर लिख लिया जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, तो क्या था, 250x + 75y, और एक टेबल बना देते हैं। डन, ओके। अब डिफरेंट डिफरेंट जो कॉर्नर पॉइंट्स थे उस पर हम वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट क्या था, ओ,
0,0। देन सेकंड पॉइंट था ए, क्या था 20,0, यस। बी क्या था 10,50 एंड व्हाट इज सी, सर 0,60। देन सब पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एंड वाई की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो 250 एक्स की वैल्यू 0 प्लस 75 वाई की वैल्यू 0, तो बताओ क्या आ रहा है, सर 0 आ रहा है। नाउ ए की वैल्यू पुट करते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 20,0, तो एक्स की जगह पुट करेंगे 20 और वाई की जगह पुट करेंगे 0। तो ये वाला टर्म तो खत्म, यहाँ से कुछ आंसर आएगा 25 टू होता है 50 और 20 5000। देन बी के लिए जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 250 पॉइंट क्या है 10,50, तो एक्स की वैल्यू 10 प्लस 75 टाइम्स वाई की वैल्यू है 50। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2500 प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 75 फाइव, तो 75 फाइव तो 5 5 25, तो 0 5 2 कैरी है, 7 5 35, 35 प्लस 2 कैरी 37। दोनों को ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करने पर क्या आ रहा है, सर ये आ रहा है 2 3 5 6, ओके 6250 आंसर आ रहा है ऐड करने पर। नाउ लास्ट पॉइंट इज सी 0,60, इस पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 250 एक्स की जगह 0 प्लस 75 टाइम्स वाई की जगह 60, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, यहाँ से कुछ ना कुछ होगा। 75 टूजा होता है 150, 150 थ्रीजा होता है 450 और पीछे 0, तो ये आ रहा है 4500। तो z की हमें चार वैल्यूज मिली। क्यों चार वैल्यूज मिली, क्योंकि जो हमारा बाउंडेड रीजन था वो इट इज अ पॉलीगन, पॉलीगन विच फोर वर्टाइसिस विच इज क्वाड्रिलेटरल बेसिकली। तो फोर वर्टाइसिस थे तो फोर कॉर्नर पॉइंट्स मिले। फोर कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब फोर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चार डिफरेंट वैल्यू आई। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन फिर से रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, मैक्सिमाइज जेड, तो जेड को क्या करना है मैक्सिमम। तो इसका मतलब इस टेबल में से z की जो भी मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारा टारगेट है। तो बताओ z की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, सर ये आ रही है 6250। क्या आ रही है 6250, कहाँ पर आ रही है, सर बी पॉइंट पर आ रही है, बी 10,50 पे आ रही है। बस यही है हमारा फाइनल आंसर, इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो फाइनल आंसर लिखते हैं। तो आंसर इज इक्वल टू क्या लिखें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल z इज 6250, 6250 occurs एट, कौन से पॉइंट पे अगर कर रहा है 10,50 पे, तो बी 10,50। ठीक है, आप बी लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10,50 हमने लिख लिया क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, हमने बी नाम भी दे रखा है। तो बी 10,50, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। कौन सा वाला, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था। लेकिन अब क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं। अब इंटरप्रेट करने के लिए कुछ डेटा होना चाहिए, है ना, इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो आप चेक करो ये प्रॉब्लम बना कहाँ से, ये प्रॉब्लम बना है ओरिजिनल यहाँ से, ये हमारा बिजनेस प्रॉब्लम टेबल चेयर वाला 50,000 याद है ना। ठीक है, तो वहां से बना है। तो यहाँ पर से ही हमने प्रॉफिट फंक्शन को जनरेट किया था। तो अब हमारा आंसर क्या है, अब हमारा आंसर आया है ये, और आंसर में ये जो पॉइंट है 10,50, अब हम कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जो हमारा रियल प्रॉब्लम था इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आया बी 10,50, ये है हमारे x की वैल्यू, ये है हमारे y की वैल्यू। x को हमने क्या बोला था, नंबर ऑफ टेबल्स, इसका मतलब हमें कितने टेबल्स परचेस करने चाहिए, हमें 10 टेबल्स परचेस करने चाहिए। और y की वैल्यू 50, y को क्या माना था, नंबर ऑफ चेयर्स, तो इसका मतलब मुझे कितनी चेयर्स परचेस करनी चाहिए 50। अगर मैं 10 टेबल्स और 50 चेयर्स दोनों को परचेस करूँ तो आप चेक करो 10 + 50 कितने यूनिट्स हो गए, 60 यूनिट्स। बताओ मेरे पास स्पेस कितनी थी 60 यूनिट्स, और 60 यूनिट्स ही मैं परचेस कर रहा हूँ। इसका मतलब मेरी स्पेस एकदम बराबर यूटिलाइज हो चुकी है, ऑप्टिमम इसका यूज हो चुका है। ठीक है, ना एक कम, एक आप चेक करो एक 52 भी आया था, तो 52 यूनिट्स होंगे तो मेरे जो स्पेस है उसमें जगह कम रह जाएगी, है ना, वो खाली रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ। डन। नाउ व्हाट अबाउट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होगा, तो ये रहा प्रॉफिट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 6250, तो माई प्रॉफिट इज रुपीज
6250। ठीक है, तो अगर मैं वो बिजनेस करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, 10 टेबल परचेज करनी चाहिए, 50 चेयर परचेज करनी चाहिए, और इस इन दिस केस मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 6250। ये हमने सॉल्व कर लिया यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और मेथड कौन सा यूज किया, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले डिफरेंट डिफरेंट जो केस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, डिफरेंट केसेस विथ ग्राफिकल मेथड। तो जब भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्या क्या डिफरेंट केस हमारे पास आएंगे, वो हम देखते हैं वन बाय वन। ये हमारे एमसीक्यू में शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा। तो पहला एक केस लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ग्राफ ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरी एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। डन। अच्छा, अब क्या करें, सपोज मेरे पास दो कंस्टेंट है, आई हैव टू कंस्टेंट्स। एक कंस्टेंट को यूज करके जब मैंने लाइन ड्रॉ की तो ये कुछ इस टाइप की आ रही है। ठीक है, तो पहले कंस्टेंट को मैंने पहले तो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाया होगा, और फिर इससे एक लाइन ड्रॉ की होगी, 2 पॉइंट्स फाइंड करके, तो ये एक ऐसी लाइन आ रही है। और दूसरी लाइन इस तरह से आ रही है, तो सेकंड लाइन इस टाइप से आ रही है। हम्म तो एज यू कैन सी पैरेलल सा दिख रहा है, यस ऑफ कोर्स मैंने पैरेलल ही बनाया है। ठीक है, पैरेलल लाइन है तो वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये जानबूझ के मैंने ऐसा केस बनाया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा चीज इसमें। तो इसमें हो क्या रहा है, जब मैंने वो ओरिजिन वाला पॉइंट जो होता है ना चेक करने के लिए, तो चेक किया तो पता चला कि ये ब्लू लाइन के नीचे वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो नीचे वाला पार्ट आ रहा है। और इस ग्रीन लाइन में जब मैंने ओरिजिन को पुट किया, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन के जिसमें ओरिजिन नहीं है वो वाला रीजन, प्लेन का रीजन, वो हमारा आंसर का पार्ट होगा। तो इस केस में अबव दिस ग्रीन लाइन। अब आप चेक करो, इन दोनों को कुछ इंटरसेक्शन हो सकता है क्या, ब्लू लाइन के नीचे वाला पार्ट, ग्रीन लाइन के ऊपर वाला पार्ट, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या है, पाई, कुछ नहीं है। इसका मतलब इन दिस केस फिजिबल रीजन तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिजिबल रीजन तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर फिजिबल रीजन एग्जिस्ट करता तो हमें एक रीजन मिलता। ठीक है, रीजन मिलता है तो हम कॉर्नर पॉइंट निकालते, कॉर्नर पॉइंट निकालते तो कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालते, जेड की वैल्यू होती तो हम कंपेयर कर सकते थे, कंपेयर करने के बाद हम आंसर दे सकते थे, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई सवाल ही आता नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉमन पार्ट ही नहीं है। कॉमन पार्टी नहीं है तो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं, फाइनल वर्डिक्ट हमारा क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये हमारा केस हो जाएगा जब भी पैरेलल लाइंस मिलेगी तब। डन। सेकंड केस, सेकंड केस क्या लेते हैं, अगेन ग्राफ से ही देखते हैं। तो मैंने अगेन एक ग्राफ बना लिया, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई। अगेन सपोज वी हैव टू कंस्ट्रेंट, टू डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स आर गिवन। तो पहला कंस्ट्रेंट को यूज करके मैंने क्या किया, लाइन ड्रॉ की, ऐसे आ रही है वो लाइन। डन। एंड सेकंड कंस्ट्रेंट को यूज करके मैंने लाइन ड्रॉ की, वो कुछ ऐसे आ रही है। डन। अच्छा, अब क्या हो रहा है, इससे क्या हुआ, इससे जो भी रीजन है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ठीक है, अब चेक करो क्या क्या रीजन पॉसिबल हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मानूं कि मेरा जो रीजन है वो ये ब्लू लाइन से अबव है, ग्रीन लाइन से अंडर है, ब्लू के अबव ग्रीन के अंडर, और ऑफ कोर्स एक्स एंड वाई तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हमें तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, ऊपर भी हम कहाँ देख रहे थे, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देख रहे थे, तो इंटरसेक्ट तो वहां नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा है। तो चेक करते हैं। तो पहला केस मैंने क्या बोला, भाई ग्रीन, ग्रीन के नीचे ब्लू के ऊपर, इसका मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दे दिया ए पार्ट। ठीक है, अच्छा मान लो ब्लू के नीचे और
ग्रीन के लेफ्ट हैंड साइड, ब्लू के नीचे ग्रीन के लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। ये कैसे पता चलेगा? इन इक्वालिटी से, इन इक्वालिटी में एक पॉइंट पुट पुट करके चेक करेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया बी पार्ट, इसको नाम दे दिया बी पार्ट। अच्छा, मान लो कंडीशन ऐसी है, कंस्टेंट ऐसे है कि भाई ग्रीन के ऊपर और ब्लू के नीचे, ग्रीन के ऊपर ब्लू के नीचे, तो वहां पर ये पार्ट आएगा। इसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल सी, ये है हमारा सी रीजन। डन। इसके अलावा भी एक पार्ट है, आपको दिख रहा है क्या सर? ये वाला, ये वाला पार्ट, ये भी एक रीजन है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज अनबाउंडेड, है ना, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऊपर इसकी कोई छत नहीं है, कोई मतलब कहाँ बंद होगा कहाँ रुकेगा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये जा ही रहा है ना। हाँ, लेकिन इसकी ये नीचे वाली बात हमें पता है कि ये कहाँ पर मिनिमम वैल्यू इसकी कहाँ पर हो रही है, ये हमें पता है। यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो। इसको नाम दे दिया डी, इसको नाम दे दिया डी। अब इस केस टू में भी दो केस बनेंगे, ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट डिस्कस करते हैं ऐसे। हम्म, ऐसे लिख लिया मैंने। तो इसमें मैंने ले लिया ए बी एन सी, ए बी एन सी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, ए बी एन सी आर फिजिबल रीजन, यस सर, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड। फिजिबल रीजन कैसे? बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है। तो जब भी हमारा रीजन बाउंडेड होगा, इन दिस केस हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वी कैन फाइंड। किसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू? ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट, ए बी सी में ये हो जाएगा। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या है? डी। तो डी के बारे में क्या बोल सकते हैं? तो ये जो हमारा डी वाला रीजन है, ये भी हमारा फिजिबल रीजन है, इट इज ऑल्सो फिजिबल रीजन। बट ये किस टाइप का है? इट इज अनबाउंडेड, इट इज ओके, इट इज अनबाउंडेड। जब भी अनबाउंडेड रीजन हमारा आता है, तो वी कैन ओनली फाइंड, वी कैन ओनली फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। किसकी मिनिमम वैल्यू? ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैपिटल जेड की। तो ये दोनों बातें गौर करने वाली थी। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है कि भाई इस टाइप का कंडीशन है और रीजन आपको ऐसा ग्राफ आपको रफ में गिवन होगा, ठीक है, और बताओ कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो आप चेक कर लेना, अगर अनबाउंडेड है तो आपको ओनली मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा। और ए बी सी ऐसा कुछ भी क्लोज फिगर जैसा बन रहा है, पॉलीगन जो बन रहा है, तो क्या हो जाएगा? कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, और जैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। अच्छा, इसका एग्जांपल देखते हैं क्या? ये जो ये हमने क्वेश्चन किया था ना, ये रहा। तो ये मेरा ग्राफ है ना, ये मेरा ग्राफ कहाँ गया? ये रहा, ठीक है। तो आप चेक करो, इसमें चार कॉर्नर पॉइंट्स थे, बाउंडेड रीजन हो रहा था, ठीक है। तो बाउंडेड में चार कॉर्नर पॉइंट्स में जब मैंने वैल्यू फाइंड की, तो चार डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आई। इसमें एक वैल्यू तो मैक्सिमम थी और बाकी एक मिनिमम वैल्यू भी थी। ध्यान से देखो, ये वाली वैल्यू, ये क्या हो जाएगी मेरी? मिनिमम वैल्यू। ये क्या हो जाएगी मेरी? मिनिमम वैल्यू। तो हो गया ना, वेरीफाई भी हो गया है कि जब भी हमारा रीजन बाउंडेड होगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ विल एग्जिस्ट। डन। तो ये बात थी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। और मिनिमाइज z is equal to minus 3x plus 4y subject to the constraints x plus 2y less than or equal to 8, 3x plus 2y less than or equal to 12 and xy greater than or equal to 0। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है सर? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज z is equal to माइनस 3x प्लस 4y, और कंस्टेंट्स क्या गिवन है? कंस्टेंट लिख लेते हैं। कंस्टेंट्स है मेरे पास x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, सेकेंड है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, एंड लास्ट है बोथ वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, तो स्टार्ट कैसे करें? जो भी हमारे पास कंस्टेंट्स गिवन है, कंस्टेंट्स गिवन है,
उसकी में से इनइक्वालिटी को रिमूव करो और इक्वल टू की साइन में कन्वर्ट कर दो। तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू को मैंने लिख लिया इक्वल टू 8। डन। अच्छा, अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो 2 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे? x एंड y की वैल्यूज फाइंड करके। तो कैसे फाइंड करें? एक बार x को 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4 आ रहा है। जी सर। इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 8 आ रहा है। 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे क्या? हाँ सर, एक पॉइंट 0,4 एंड अनदर पॉइंट 8,0। अच्छा, सेम प्रोसेस हम दूसरी लाइन के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है, और बाद में डायरेक्ट प्लॉट ही करेंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा। सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी। कैसे ड्रॉ करेंगे? इनइक्वालिटी को पहले तो रिमूव करना पड़ेगा। तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आ गया। 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ऐसे टेबल बना लिया। x को क्या पुट करें? 0 पुट करें। जी सर। 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 6 आ रहा है। y को 0 पुट किया तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ से मुझे 2 पॉइंट मिले 0,6 एंड 4,0। ठीक है, डन। अब क्या करें? इन दोनों को प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए अगेन वी विल यूज ग्राफ। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ग्राफ को ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब तो हमारी वैल्यूज ना छोटी सी है, तो हम आराम से इसको प्लॉट कर सकते हैं। 8 तक जाना है हमें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जाना है 6 तक। ओके, ये हो गया। डन। ओके, क्या क्या पॉइंट्स हैं? सर पहला पॉइंट है हमारे पास 0,4। तो 0,4 कहाँ है? 0,4 यहाँ पर होगा सर वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट है हमारा 0,4। देन सेकंड 8,0, ये रहा 8,0। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हैं। परफेक्ट। डन। चलो, लाइन है तो भाई लाइन जैसे लगनी चाहिए ना। तो लाइन जैसे कैसे लगेगी? भाई इस पे एरो लगा दो। ठीक है, तो एरो का मतलब भाई ये जा रही है, इसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। फिर क्या करें भाई? इसका नाम भी तो होगा। सर नाम भी है, क्या नाम है? इसका नाम है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सिमिलरली सेकेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड लाइन क्या है? सेकेंड लाइन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और इसके पॉइंट क्या है? 4,0, 0,6। ये रहा 4,0 और ये रहा 0,6। ठीक है, अब लाइन ड्रॉ करते हैं फिर से। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। डन। अब क्या करें? अच्छा, अब करते हैं रीजन की बात। तो रीजन में सबसे पहले ग्रीन लाइन ले लेते हैं। तो ग्रीन लाइन का रीजन क्या हो सकता है? तो ग्रीन लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ग्रीन लाइन का इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ओरिजिन से चेक करते हैं। चेक किससे? ओरिजिन से। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर पुट करो। तो 0 प्लस 2 टाइम्स 0 इज इक्वल, यहाँ पर क्या मिस्टेक हो गई? इनइक्वालिटी लिखनी थी ना। तो इनइक्वालिटी क्या थी यहाँ पर? सर इनइक्वालिटी थी हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, राइट। लेट्स सी, एक्स प्लस 2 है, यस, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लिख लिया। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन का काम तो ऑलरेडी हो चुका है, हमने 2 लाइन ड्रॉ कर दी, अब इनइक्वालिटी का काम करना है। तो ये है लेस देन इक्वल टू 8। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? 0 प्लस 0, सर 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 8, तो इट इज ट्रू। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन में ओरिजिन लाई करता है। ठीक है, इससे जो भी रीजन मिलेगा इसमें ओरिजिन लाई करता है। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन लाइन ने पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाले पॉइंट में, नीचे वाले रीजन में, सॉरी रीजन में ओरिजिन आ रहा है और ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट मेरा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। देन अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी।
भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे। देन सेकंड लाइन क्या थी, सेकंड लाइन है मेरे पास 3x + 2y एंड इन इक्वालिटी में पुट करें तो लेस देन इक्वल टू 12। इसको भी चेक कर लेते हैं, लेस देन इक्वल टू 10 चेक करते हैं किससे, 0 0 से अभी चेक कर लेते हैं। तो 3 टाइम्स 0 + 2 टाइम्स 0 लेस देन इक्वल टू 12। 0 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू कर रहा है। ट्रू है मीन्स ओरिजिन जहां पर लाई कर रहा है वो रीजन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो ओरिजिन कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर। और किसकी बात कर रहे हैं हम, रेड लाइन की। तो रेड लाइन के नीचे की तरफ है ओरिजिन, तो रेड लाइन के नीचे वाला पार्ट हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। डन, ठीक है। अब सबका इंटरसेक्शन लेना है, तो अगेन क्या करें, ऐसा पार्ट जो ग्रीन लाइन के नीचे हो, ऐसा पार्ट जो ग्रीन लाइन के नीचे हो, इस रेड लाइन के लेफ्ट हैंड साइड हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो ऐसा तो एक ही पार्ट मिल रहा है, ये वाला। डू यू एग्री, यही वाला पार्ट मिल रहा है। जी सर, ये वाला पार्ट हमें मिल गया। डन, तो अगेन ये रीजन हमारा है फिजिबल रीजन। इसको हमने पॉइंट्स को, कॉर्नर पॉइंट्स को पहले तो मार्क कर लेते हैं। तो ये मेरा एक कॉर्नर पॉइंट है, सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये रहा, थर्ड वाला ये रहा, और ये रहा फोर्थ वाला। अब सबको नाम दे देते हैं। इसको तो ऑलरेडी हमने नाम दे के ओ, और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। ये वाले, इसको हमने नाम दिया कैपिटल ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,0। ये है मेरा पॉइंट पी। अच्छा क्या दिख रहा है, अच्छा अब हमारी फिगर थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो इसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है 2 और 3, एक्स कोऑर्डिनेट है 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट है 3, 2,3। अच्छा चेक कर लूँ क्या, तो आप पुट करके चेक कर लो। 2 और 3 इसमें पुट किया, 2 + 3 × 6, तो 8 आ रहा है। यस, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर भी पुट करते हैं, 3 × 6 एंड 3 × 6, 6 + 6 12। हाँ सर, 2,3 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने ग्राफ अच्छे से ड्रॉ किया, तो मेरा पॉइंट भी एक्यूरेट आ रहा है। सिमिलरली जब भी आप ग्राफ से ड्रॉ करोगे एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ, तो आपको भी अच्छे से पॉइंट मिल जाएगा। नाउ बी नाम दे दिया, इसको नाम दे देते हैं सी। सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 4 आ रहा है। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। 4 कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगेन मेंशन कर लेते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, एंड जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर, जेड -3x + 4y। यस सर, -3x + 4y। टेबल बना लो। बना लिया। अब वैल्यूज पुट करता हूँ। तो पॉइंट कौन कौन से, पहले तो ओरिजिन है। जी सर, ओरिजिन ओ 0,0। देन पॉइंट ए कौन सा, ए पॉइंट इज 4,0। बी पॉइंट तो मेरे ख्याल से 2,3 है। एंड सी पॉइंट है 0,4। 0,4। अब इसमें वैल्यूज पुट करते तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 टाइम x की वैल्यू 0 + 4 टाइम y की वैल्यू 0। तो आंसर आ जाएगा 0। z इज इक्वल टू 4,0 पुट किया तो -3, x की जगह 4 + 4 टाइम्स y की जगह 0। तो यहाँ से आ रहा है -12। देन बी पॉइंट को पुट करते हैं, तो z इज इक्वल टू -3 टाइम x की जगह 2 + 4 टाइम्स y की जगह 3। तो बताओ यहाँ से क्या आ रहा है, -3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 12 - 6 6। तो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो नेक्स्ट वाला करते हैं, सी पॉइंट पुट करते हैं, तो -3 टाइम्स x की जगह 0, 4 टाइम्स y की जगह 4। तो ये आ रहा है 4 4 ज़ा 16। तो अगेन मेरे पास 4 वैल्यू आ गई। फिर से मैं क्वेश्चन को एक बार देख लूंगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज, सर मिनिमाइज। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास 4 वैल्यू है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो देख ही पा रहे होगे आप, तो मेरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, माई मिनिमम वैल्यू इज -12। माई मिनिमम वैल्यू इज -12। डन। और ये -12 कहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट पे 4,0 वाले पॉइंट पे। तो आंसर को कैसे लिखेंगे, फाइनल आंसर को लिखेंगे मिनिमम
value of z is -12 occurs at कौन सा पॉइंट था a 4, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली। और क्या करना है सर? मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैपिटल Z, my objective function is 3x plus 5y, and what are my constraints? Constraints है मेरे पास x plus 3y greater than equal to 3, x plus y greater than equal to 2, and हर बार की तरह x and y is greater than equal to 0। तो क्या होगा मेरा पहला स्टेप? तो पहला स्टेप ये होता है, ये कंस्ट्रेंट में जो भी इनइक्वालिटी गिवन है, इस इनइक्वालिटी को, जैसे यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसको हम इक्वल टू में चेंज करेंगे और इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन बना लिया। अब क्या करें? इससे हमें लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए वी नीड पॉइंट्स। पॉइंट्स फाइंड करने के लिए ऐसे टेबल बना लिया। 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। एक बार एक्स को 0 पुट किया तो 3y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ रही है 1। एक बार y को 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 3। तो 2 पॉइंट यहाँ से हमें मिले। पहला पॉइंट है 0,1 एंड सेकंड पॉइंट इज 3,0। सिमिलरली ये सेम काम हम दूसरी लाइन के लिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन कौन सी है? तो इन इक्वालिटी थी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसको हमने ऐसे लिख लिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। 2 पॉइंट्स चाहिए हमें, तो एक्स वाई। सर डायरेक्ट भी तो बता सकते हैं कि ये लाइन होगी 0 2 एंड 2 0, ये दोनों पॉइंट्स होंगे। डायरेक्ट तो हम सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, सोचने के नहीं। तो लिखा होना चाहिए, तो इसलिए मैं सारे पॉइंट्स ऐसे लिख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप चेक करो, क्वेश्चन में ऊपर ऑलरेडी था ना, तो मैं डायरेक्ट वहां से लिख के ये सब कर सकता था, फिर भी मैंने मिनिमाइज, इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेंशन किया, सारे कंस्ट्रेंट मेंशन किए। तो ये भी आपको एग्जाम में ये सब करना है। ठीक है, एग्जाम में आप चेक हो गए तो 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 2 MCQ और 3 मार्क का क्वेश्चन। तो प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखानी है। Now, if I put x is equal to 0, then y will be 2. If I put y is equal to 0, x is equal to 2. तो 2 पॉइंट्स कौन से? 0,2 एंड 2,0। क्या करें? ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करें? ये वाले लाइन पे देखते हैं सबसे पहले। ये 0 1 एंड 3 0, इन दोनों को प्लॉट कर लेते हैं, 0 1 3 0 को। तो 0 1 कहाँ पर होगा? ये रहा 0 1। और 3 0 कहाँ पर होगा? ये वाला 3 0। डन। अच्छा, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। तो ये हो गया हमारी लाइन। और अच्छा, लाइन का नाम क्या है? तो हमारे पास ये जो लाइन है वो है x+3y = 3। एक्स प्लस 3y = 3। अच्छा, और एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है। और इसके लिए पॉइंट्स क्या है? 2,0 0,2। तो ये है मेरा पॉइंट, ये है मेरा पॉइंट कौन सा? 2,0। तो ये है मेरा पॉइंट 0,2। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ओके, इसका भी नाम दे देते हैं। तो इसका नाम क्या है? x+y = 2। यहाँ लिख लिया x+y = 2। ठीक है, अब क्या करना होता है? अब हमें करना होता है कि भाई ये जो लाइन है, लाइन तो नहीं थी, इनइक्वालिटी थी पहले, तो इनइक्वालिटी में कौन सा रीजन हमारा सॉल्यूशन में लाई करेगा? तो इसके लिए क्या करना होता है? चेक करना होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं ये वाली लाइन को, x+3y = 3 को। तो क्या किया मैंने? लाइन है मेरे पास x+3y = 3। चेक कर रहा हूँ मैं किसके साथ? ओरिजिन के साथ चेक करना इस वेरी इजी। अगेन फिर से मैंने वही गलती कर दी। कौन सी वाली? ये यहाँ पर इनइक्वालिटी की साइन आई, और क्या है इनइक्वालिटी? ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 3। देन ओके, अब 0 0 पुट करते हैं, तो 0 + 3 × 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड आ रही है 0, राइट हैंड साइड क्या आ रही है? 3। तो ये ऐसा लिखा हुआ है।
क्या ये ट्रू होता है? क्या 0 3 से बड़ा होता है? नहीं सर। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका मतलब जिस रीजन में ओरिजिन लाई करता है, जिस रीजन में ओरिजिन लाई करता है, वो इस x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी लाइन है? कलर वाइज चेक करें तो ग्रीन लाइन है। तो ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट में ओरिजिन, यहाँ पर है ना ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ओ 0,0। तो ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट नहीं, तो कौन सा पार्ट? तो ग्रीन लाइन ने प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड किया था, नीचे ऊपर। नीचे वाले पार्ट में ओरिजिन है, उसको नहीं लेना है, तो कौन सा पार्ट? ऊपर वाला पार्ट। तो इसको ऐसे मार्क कर लिया मैंने। तो इसका ऊपर वाला पार्ट, इसका ऊपर वाला पार्ट। अच्छा, ये भी तो पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में रहना होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों मार्क्स किसके हैं? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रीन की बात होगी। अब ब्लू वाले की बात करते हैं। ब्लू वाली लाइन कौन सी है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अच्छा, अब की बार गलती नहीं करेंगे, इक्वल टू टू नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू है ना? इनइक्वालिटी चेक करनी है। तो नाउ चेक करते हैं विथ ओरिजिन। ओरिजिन से चेक करें, 0 0 पुट करते हैं, 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो ये भी कुछ अटपटा सा ही दिख रहा है। क्या 0 2 से बड़ा होता है? नहीं होता। दैट मीन्स फॉल्स। फॉल्स आ गया। इसका मतलब जिस रीजियन में 0 0 लाई करता है, वो रीजियन x+y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप चेक करो, ये जो ब्लू लाइन के नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें ओरिजिन आ रहा है, ठीक है। हम्म, इसके नीचे वाले पार्ट, इसमें ओरिजिन आ रहा है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो कौन सा वाला पार्ट बचा? ये ऊपर वाला पार्ट। तो इसको मार्क कर लिया मैंने कि भाई ये जो लाइन है, ब्लू लाइन, इसके भी कहाँ जाना है मुझे? ऊपर की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? ऊपर की तरफ। ठीक है। अब सब कुछ मार्क कर लिया है। तब अब सबका इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं और इसको हम शेड कर देते हैं। तो हम्म, अब आप चेक करो, ऐसा रीजन ढूंढो जो ग्रीन लाइन के ऊपर हो, ब्लू लाइन के भी ऊपर हो, एज वेल एज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। ग्रीन लाइन के ऊपर, ब्लू लाइन के ऊपर और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान से देखो, ये रीजन मिल रहा है क्या आपको? यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे। तो ये है हमारा रीजन। हाँ, दिस इज अवर रीजन। ये है फिजिबल रीजन जो है, इट इज अनबाउंडेड, इट इज अनबाउंडेड। आप चेक करो, ये ऊपर जा ही रहा है, ठीक है। तो ऊपर इसकी कोई अपर वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर कोई भी छत नहीं है, तो ये ऊपर चला जाता जाता जाएगा ना। अच्छा, अब इससे पॉइंट्स तो मिलेंगे फिर भी हमें, ठीक है। क्लोज भले नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हमें मिलते हैं। याद करो कि हमने कुछ केस ले लिए थे ऐसे यहाँ पर, कि भाई ये वाला जब केस होता है, डी वाला केस, तो डी वाले केस में हमें आ, ये ये और ये पॉइंट्स तो हमें मिल रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें मिलते ही थे, ठीक है। ऊपर भले कुछ नहीं मिलता था, लेकिन ये तीन मिलते थे, और ये तीन से हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं मिनिमम। क्या बता सकते हैं? मिनिमम। तो यही वाला केस है इस क्वेश्चन में भी। तो वी कैन ऑफ कोर्स फाइंड मिनिमम वैल्यू। देखते हैं। तो क्या किया हमने? सारे पॉइंट्स को पहले तो मार्क कर लिया। तो मार्क करने के लिए, ये है मेरा पहला पॉइंट, ये है मेरा सेकंड पॉइंट, दिस इज माय थर्ड पॉइंट। डन। ओके। अच्छा, सबका नाम और कोऑर्डिनेट्स भी देख लेते हैं। तो सपोज मैंने इसको नाम दे दिया ए। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,2। इसको नाम दे दिया मैंने बी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? बी के कोऑर्डिनेट्स अभी तो समझ में नहीं आ रहे, ठीक है, तो उसको अलग से फाइंड कर लेंगे। ये पॉइंट को, इसको नाम दे दिया मैंने सी। और सी की कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3,0। ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स थोड़े फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन से दो इक्वेशन? x+3y इज इक्वल टू 3 एंड x+y इज इक्वल टू 2। x+y इज इक्वल टू 2। तो क्या करें? तो यहाँ से पहले वाले इक्वेशन से क्या किया मैंने? x इज इक्वल टू 3 - 3y, इसको यहाँ पर पुट कर दिया। 3 - 3y प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो -2y इज इक्वल टू 2 - 3, दैट इज -1। तो y की वैल्यू आ रही है 1/2। इस y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 - 3, और y की वैल्यू 1/2, तो ये 3/2। तो x इज इक्वल टू 3 - 3/2।
3/2। तो कौन सा पॉइंट आ रहा है सर? 3/2 कॉमा 1/2, जिसका नाम क्या है? बी। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया 3/2 कॉमा 1/2। डन। ओके। अच्छा, ऐसे जो केस आते हैं जिसमें जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है अगर वो इंटीजर नहीं है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर 3/2 ही आएगा, 1/2 ही आएगा, वो एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते। तब हम ये से इक्वेशन सॉल्व करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई एग्जैक्ट वही वैल्यू है या नहीं है। डन। मिल गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब क्या करना है? जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं पहले। कॉर्नर पॉइंट्स और जेड की वैल्यू। तो जेड क्या है इस क्वेश्चन में? इन दिस क्वेश्चन z इज 3x प्लस 5y। और क्या करना है? मिनिमाइज करना है। 3x प्लस 5y टेबल बना लिया। पहला कॉर्नर पॉइंट क्या है सर? पहला कॉर्नर पॉइंट है a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,2। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है b, 3/2 1/2। एंड थर्ड कॉर्नर पॉइंट है c, 3,0। इन सब पे वैल्यूज बारी बारी से फाइंड करते हैं। तो z इज इक्वल टू 3 टाइम्स x की वैल्यू 0 प्लस 5 टाइम्स y की वैल्यू 2, तो ये आ रहा है 10। b के लिए फाइंड करते हैं। तो z इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3/2 प्लस 5 टाइम्स 1/2, तो ये क्या आ रहा है? 9/2 प्लस 5/2। टू एलसीएम लिया तो 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाई 2 7 आ रहा है। सी पे फाइंड करते हैं। तो 3 टाइम्स 3 प्लस 5 टाइम्स 0, तो यहाँ से आ रहा है 3 3 तो थ्री डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, 10 7 एंड 9। और हमें करना है मिनिमम। हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तो इसमें से मिनिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है सर? माई मिनिमम वैल्यू इज 7। मिनिमम वैल्यू इज 7 कहाँ पर आ रही है? पॉइंट बी, 3/2 1/2 पर। तो क्या करें? फाइनल आंसर में इसको मेंशन कर देते हैं। तो आंसर विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 7। Minimum value of z is 7, occurs at कौन से पॉइंट पे? b, 3/2 कॉमा 1/2। तो विद दैट ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। डन। ओके, द क्वेश्चन इज शो दैट द मिनिमम ऑफ z occurs at more than 2 points. Minimize and maximize z is equal to 5x plus 10y, subject to x plus 2y less than or equal to 120, x plus y greater than or equal to 60, x minus 2y greater than or equal to 0, and x and y both are greater than or equal to 0। तो पहली बात तो मैंने ये नोटिस की कि यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड, जैसे तीन कंस्टेंट्स गिवन। देखो इसका तो हमें आदत सी है, तो इसको अभी हम काउंट नहीं करें, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन पहले जो हमने तीन क्वेश्चन किए इसमें दो ही कंस्टेंट होते थे, दो ही लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ती थी, क्योंकि दो ही इनइक्वालिटी वाले कंस्टेंट हमारे पास थे। यहाँ पर तीन है, तो इसका मतलब तीन लाइन्स हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑल्सो मिनिमाइज मैक्सिमाइज, तो दोनों वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम। अच्छा, और भी कुछ बोल रखा है, शो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो पहले तो इसका मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे, फिर देखते हैं क्या मिनिमम एक से ज़्यादा पॉइंट पे आ भी रहा है। शो दैट बोला, दैट मीन्स आ ही रहा होगा, एक से ज़्यादा नहीं, दो से ज़्यादा पॉइंट पे। तो पहले तो इसको पूरा ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, और ये जो शो दैट वाली लाइन है उसको हम बाद में देखेंगे, आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चन, है ना। मिनिमम मैक्सिमम फाइंड करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्या है? मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या करना है? किसको करना है? जेड को। तो जेड इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 5x प्लस 10y। कंस्टेंट्स क्या क्या गिवन है सर? कंस्टेंट्स है मेरे पास। पहला है x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120। डन। देन सेकंड है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एंड थर्ड है मेरे पास, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्या? एक ही लाइन में सबको लिख लिया।
एंड x-2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो तीनों आ गए। अब तीनों के लिए जो भी हम करना है वो कर लेते हैं। तो क्या करना होता है, तीनों के लिए अलग अलग लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहला क्या है, कंस्टेंट x+2y लेस देन इक्वल टू 120। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेस देन इक्वल टू को हटाया मैंने, तो हटाया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2y इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो x एंड y टेबल बनाओ। पुट x इज इक्वल टू 0, तो इससे क्या आ रहा है y की वैल्यू, सर y की वैल्यू 2y इज इक्वल टू 120, तो y की वैल्यू आ रहा है 60। पुट y इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 120। तो इससे दो पॉइंट मिलेंगे, पहला पॉइंट 0,60, अनदर पॉइंट 120,0। डन। नाउ द अदर कंस्टेंट, सेकंड वाला। पहले तो ये इनइक्वालिटी को हमने रिमूव किया और इसको इक्वेशन बना लिया, तो ये आ गया 60। दो पॉइंट्स दिख ही रहा है वैसे तो, 0,60 एंड 60,0। फिर भी ठीक है, प्रोसेस है, अप्लाई फॉलो तो करनी पड़ेगी। x इज इक्वल टू 0 तो y 60, y इज इक्वल टू 0 तो x 60। तो दो पॉइंट्स क्या है, 0,60 एंड 60,0। डन। नाउ द थर्ड वन। तो यहाँ पर है x-2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको लिख लो आप एस x-2y इज इक्वल टू 0। अगेन पुट x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आ रहा है -2y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0। 10 इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0, तो x क्या हो रहा है, 0 ही आ रहा है सर। तो इससे तो एक ही पॉइंट बना, तो दो पॉइंट लाने के लिए क्या करेंगे, कुछ और पुट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, y इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। 1 करे क्या, हाँ कर सकते हैं। 1 को पुट किया तो x-2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। डन। तो यहाँ से कौन से पॉइंट आ रहे हैं, 0,0 एंड 2,1। ठीक है, डन। तो टोटल 6 पॉइंट आ गया। 6 पॉइंट क्यों आए, क्योंकि हमें 3 लाइन ड्रॉ करनी है, तो एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स है, मीन्स वी कैन ड्रॉ 3 डिफरेंट लाइन्स। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ में 120 तक जाना है, एक्स एक्सिस में हमें कहाँ तक जाना है, 120 तक। तो इसको 12 पॉइंट्स तक हमने कर लिया। ठीक है, पीछे जीरो लगा देंगे आगे जैसे किया था। और यहाँ पे वाई पर मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 60 दिख रहा है, तो बस इतना काफ़ी है। डन। अच्छा, अब ये पॉइंट्स को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 है ना, मैं इसको 10 20 कर लेता हूँ। तो ये है 20, ये है 20, ये है 30, ये है 40। ठीक है, सारे पॉइंट्स को मैंने 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, ये है एक्स एक्सिस, ये है मेरी वाई एक्सिस, सबको पता है ये ओरिजिन 0,0। डन। डन। अब क्या करें, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम बारी बारी से। तो पहला क्या आ रहा है, तो फर्स्ट वन इज 0, 60, 120, 0। तो यहाँ पर बात हो रही है ये वाला, और 0, 60 मीन्स ये। तो बहुत लंबी लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। डन। तो करते हैं। ठीक है, ये कौन सी लाइन थी, लाइन का नाम भी तो देना पड़ेगा। तो लाइन है मेरी ये, x+2y इज इक्वल टू 120, x+2y इज इक्वल टू 120, x+2y इज इक्वल टू 120। तो रेड वाली x+2y इज इक्वल टू 120 है। तो नेक्स्ट हम इसको प्लॉट करते हैं, x+y इज इक्वल टू 60। तो इसके लिए मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। तो 60 का मतलब एक तो ये पॉइंट, और दूसरा 60 मीन्स ये पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट। थर्ड के लिए मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर का यूज करेंगे। x-2y इज इक्वल टू 0, और इसके लिए पॉइंट क्या क्या है, ओरिजिन एंड 2 1। ओरिजिन एंड 2 1 कहाँ है, ग्रीन कलर ये रहा। तो ये एक तो ओरिजिन। अच्छा, 2 1 कहाँ पर होगा, अच्छा 2 1 कहाँ से आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो एक काम करते हैं ना, क्योंकि हमने जो भी बाकी दो लाइन से पॉइंट आ रहे हैं वो क्या है,
10 की टर्म्स में, तो इसको भी 10 की टर्म्स में लाते हैं। तो y को मैंने क्या ले लिया, लेट्स से 20 ले लिया, y को मैंने ले लिया 10 ले लेते हैं। इफ आई टेक y इज इक्वल टू 10 तो x क्या आ जाएगा 20। तो 20 एंड 10। अब इसको प्लॉट करना इजी है। देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं इनफाइनाइट। तो हम अपनी मतलब के हिसाब से पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। 2 1 से काम खराब हो जाता, ठीक है, क्योंकि स्केल में विच इज़ वेरी मिनिमम 2 1 के लिए, और यहाँ पर तो सब कुछ 100 के प्लस भी जा रहा है। 20 10 को हम डिनोट करना है। तो मैं तो अप्रोक्सीमेटली करूँगा, 20 ये रहा और 10 ये रहा, तो 20 के ऊपर और यहाँ पर 10 होगा। लेट्स से ये पॉइंट है और एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका नाम क्या है, x-2y इज इक्वल टू 0। देखो तीनों लाइन हमने प्लॉट्स कर दिए। अब क्या करना होता है, रीजन कि ऊपर की नीचे, तो क्या करते हैं इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट रख के हम चेक करते हैं। तो ये वाला पार्ट कर लेते हैं, चेकिंग वाला पार्ट। तो सबसे पहले क्या करें, इस वाले को चेक करते हैं, x+2y लेस देन इक्वल टू 120। देखो अब की बार मुझे याद है कि इन इक्वालिटी लेनी है, x+2y लेस देन इक्वल टू 120। किससे चेक करें, 0 0 से चेक कर सकते हैं क्या। तो इस पॉइंट, ऐसे पॉइंट से चेक करना होता है जो उस लाइन पे ना हो। तो मैं किस लाइन की बात कर रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ अभी रेड लाइन की। तो रेड लाइन के ऊपर ओरिजिन नहीं है, तो हम ओरिजिन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर पॉइंट लाइन पे है तो वो लाइन पे रहेगा, तो अलग से रीजन हमें नहीं पता चलेंगे, है ना। इसलिए तो चेक कर रहा हूँ मैं ओरिजिन से। तो 0+2 टाइम्स 0 लेस देन इक्वल टू 120। तो 0+0, क्या 0 120 से छोटा होता है, हाँ सर होता है। तो ये ट्रू है। तो जहां पर भी ओरिजिन होगा वो वाला पार्ट हमारा रेड लाइन का सॉल्यूशन होगा। तो ये रेड लाइन के नीचे 0 आ रहा है ना, तो ये वाला पार्ट। अच्छा भूलना नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा हमारा आंसर, तो इसके लिए ये एरो भी लगा दिया मैंने। डन। अच्छा, रेड का हो गया पार्ट। अब ब्लू का कर लेते हैं। ब्लू क्या है, x+y = 60, लेकिन इन इक्वालिटी में क्या है, ग्रेटर देन है। तो x+y > 60। ओरिजिन से चेक कर सकते हैं क्या, सर ब्लू लाइन पर ओरिजिन नहीं है था, हाँ तो ओरिजिन का यूज कर सकते हैं। चेक 0 0 0+0 > 60। और ये तो यहाँ पर अनर्थ हो रहा है, बता रहा है कि 0 60 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स। इसका मतलब 0 0 ब्लू लाइन के कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब नीचे का पार्ट सॉल्यूशन नहीं है, तो बचा कौन सा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एरो आएगा, ऊपर की तरफ एरो। डन। ओके। नाउ क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ये ग्रीन लाइन। तो ग्रीन लाइन का पहला तो इनइक्वालिटी क्या है, x-2y > 0। x-2y > 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब 0 0 तो इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, तो हमें तो एक ऐसा पॉइंट लेना पड़ेगा जो ग्रीन लाइन के एक ऊपर ना हो। तो अगर मान लो 0 ऊपर ना हो तो क्या, हाँ कहाँ हो सकता है, आइधर ग्रीन लाइन के ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है, आइधर अबव द लाइन आइधर बिलो द लाइन। अगर अबव अबव द लाइन है और उस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो अबव रीजन इज अवर सॉल्यूशन। अगर नीचे वालों को सेटिस्फाई किया तो बिलो रीजन इज अवर सॉल्यूशन। तो एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं जिसको पुट करना वेरी इजी हो। तो ये 10 वाला ले लेते हैं क्या। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट का नाम क्या है, 0, 10। तो चेक 0, 10। तो पुट करते हैं 0-2 टाइम्स 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है कि -20 0 से बड़ा होता है। क्या -20 0 से बड़ा होता है, नहीं सर नहीं होता, नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्रीन लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया था, वो इन इक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करा। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट, ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट। तो ये भी मैंने मार्क कर दिया। सब कुछ मार्किंग वार्किंग हो गया, तीनों लाइन ड्रॉ कर दी, मार्किंग भी होगी। अब क्या करना है, कॉमन पार्ट। तो सबका इंटरसेक्शन कहाँ होगा वो देख लेते हैं आराम से। तो क्या यूज करें हम, सब कुछ तो यूज कर लिया, कुछ बचा भी नहीं। ये वाला कलर यूज करते हैं। ओके, तो ऐसा रीजन ढूंढना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, दैट इज द फर्स्ट केस। देन ग्रीन लाइन के नीचे हो,
ब्लू लाइन के ऊपर हो और रेड लाइन के नीचे हो। तो ग्रीन लाइन के नीचे, ओके, रेड लाइन, अच्छा ऐसे बताते हैं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, डन। देन ग्रीन लाइन के नीचे, इसके नीचे होना चाहिए, रेड लाइन के भी नीचे, इसका मतलब ये ट्राइंगल में से कुछ हो सकता है, और ब्लू लाइन के ऊपर, इसका मतलब ये इस पार्ट को हमने काटा लगाया, तो बचा क्या, ये वाला पार्ट। इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। तो दिस इज माई फिजिबल रीजन, ये है मेरा फिजिबल रीजन, डन। और ऑफ कोर्स इट इज अ बाउंडेड रीजन, इसका मतलब मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों वैल्यू मिलेगी। याद करो क्वेश्चन में भी दोनों फाइंड करनी है, तो मिलेगी ना, यस सर मिलेगी। तो अब क्या करें सर, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स को आप मेंशन कर दो। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पर एक है, ये एक कॉर्नर पॉइंट है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा अब कुछ कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें आराम से दिख जाएंगे, जैसे ये वाला भाई साहब, तो ये है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 60,0, ये है बी 120,0, इसको नाम दे दिया सी, और लेट से ये है डी। अच्छा सी का एक्स कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है क्या, ये एक ही लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 60 होगा। और वाई, वाई आप चेक करो, ठीक है, इसका मतलब मैंने अच्छे मतलब फिगर ड्रॉ किया, डायग्राम अच्छा ड्रॉ किया है, ठीक है, कि भाई सब कुछ सही आ रहा है, तो ये 30 दिख रहा है, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी है मेरी कि 60-30 दिख ही रहा है, डन। नाउ द डी वाला पार्ट, तो डी आप चेक करो 40 के एग्जैक्ट अप होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट 40, एंड व्हाट अबाउट वाई कोऑर्डिनेट सर 20, 20, डन। तो सारे पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। अगर मान लो समझ में ना आए कि क्या आ रहा है, तो आप अगेन इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो सर बहुत सारी इक्वेशन है, किसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी देख लो आप। अगर ये सी पॉइंट फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, सी पॉइंट, तो आप चेक करो सी पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं। सी पॉइंट बनता है ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन के इंटरसेक्शन से। तो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, विच रिप्रेजेंट ग्रीन लाइन, एंड x प्लस टू आई इज इक्वल टू 120, जो कि रिप्रेजेंट करता है रेड लाइन को। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा हमारा सी, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 60-30। सिमिलरली मान लो अगर आपको डी पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली कहाँ है, तो इसको फाइंड करने के लिए ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और इससे आंसर क्या आएगा, 40-20, डन। ओके अब क्या करना होता है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो क्या होती है प्रोसीजर, प्रोसीजर होती है सर कॉर्नर पॉइंट्स एंड जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, 5x + 10y, 5x + 10y, टेबल बना लेते हैं। वैल्यूज क्या क्या है, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास है 1 2 3 4 A B C D, ना। इस वाले क्वेश्चन में ओरिजिन भी नहीं आ रहा, डन ना। तो ए है मेरे पास, बी है, सी है एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 60,0, बी के हैं 120,0, ए इज 60,0, बी इज 120,0, सी मेरे ख्याल से 60 समथिंग था, 60-30, 40-20, तो सी इज 60-30 एंड डी इज 40-20, डन सर। अब क्या करना है, बस z में वैल्यू पुट करो, तो z इज इक्वल टू 5 टाइम्स x की जगह 60 प्लस y, ओके 10 इज देयर, तो 10 टाइम्स y इज इक्वल टू 0। तो ये तो खत्म, 6 5 30, तो ये आ रहा है 300। बी पॉइंट पर चेक करते हैं वैल्यू, तो 5 टाइम्स 120 प्लस 10 टाइम्स 0, तो 12 5 60, तो ये आ रहा है 600, डन। सी पर चेक करते हैं, तो z इज इक्वल टू 5 टाइम्स 60 प्लस 10 टाइम्स 30, 6 5 300, 30 और पीछे 0 मीन 300, और ये 300, तो टोटल आ रहा है 600, डन। ओके और डी पर चेक करते हैं, तो z इज इक्वल टू 5 टाइम्स 40 प्लस 10 टाइम्स 20, 5 टाइम्स 40, 5 4 20, और पीछे 0 तो 200, और ये भी 200, तो टोटल आ गया 400,
डन। अच्छा, दोनों फाइंड करने थे ना, मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम। तो 300, 600, 600, 400 रिपीटेशन भी हो रहा है। ठीक है, एक शो दैट वाला भी क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले हम क्या लिखे, शो दैट। तो वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम में तो 2 पॉइंट्स आ रहे थे, उसको थोड़ा साइड पे रखते हैं, पहले मिनिमम को देख लेते हैं। मिनिमम आ रहा है 300, कहाँ पर, 60,0 पे। तो एक आंसर तो मेरा हो गया कि भाई आंसर में क्या लिख सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ z is 300, 300 occurs at a 60,0। ये पार्ट हो गया। अच्छा, अब मैक्सिमम भी करना है। अच्छा, और मैक्सिमम में क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 600। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 600। ये रहा 600, ये रहा 600। लेकिन कहाँ कहाँ आ रही है, तो सर पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे। एक बार फिर से ग्राफ में देखते हैं बी एंड सी। तो ये रहा पॉइंट, ये ले लेते हैं। ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस की कि बी एन सी, ठीक है, और हमारा रीजन क्या है। अच्छा, रीजन भी यहाँ पर दिखा देते हैं, ये हमारा रीजन है, ठीक है। तो इसके बाहर नहीं जाना हमें। ये अब पूरी लाइन नहीं है हमारे पास, ये क्या हो गया, ये रीजन है, ठीक है। अच्छा, अब बी एन सी, ये क्या बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट के ऊपर बहुत सारे पॉइंट होंगे, यस और नो। 2 पॉइंट तो ये इसके एंड पॉइंट्स होंगे, और इसके बीच में जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे भी, ये सारे भी हमें मैक्सिमम वैल्यूज देंगे। ऐसे कैसे, तो चेक कर लो, कोई भी एक आप पॉइंट उठा लो जो इस लाइन पे एग्जिस्ट, लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट होता हो, लाइन पे नहीं, किस पे, लाइन सेगमेंट पे। क्यों, फाइनाइट है ना, बी से स्टार्ट होती है सी पे खत्म, यहाँ पर यू कैन से सी से स्टार्ट हुई और बी पे खत्म। डन। अच्छा, तो कोई भी एक पॉइंट लेना है ना मुझे। तो ये तो अभी अच्छा नहीं दिख रहा, अच्छा दिखा देते हैं इसको। अब अच्छा दिख रहा है, ओके। तो एक पॉइंट, ये देखो, ये 100, और स्पेस की वैल्यू आ रही है 10, 100,10। ये पॉइंट लाई कर रहा है इस लाइन सेगमेंट बी सी पे। इसको मैंने नाम दे दिया सपोज पी, ठीक है। तो पी पे आप वैल्यू चेक कर लो, पी पे आप वैल्यू चेक कर लो। यहीं पे चेक कर लेते हैं पी पे। तो z इज इक्वल टू, क्या था, z इज इक्वल टू 5x + 10y। तो 5x की जगह क्या पुट करें, 5x की जगह क्या पुट करें, 100 + 10 टाइम्स y की जगह क्या पुट करें, 10। तो ये आ रहा है 500 + 100, तो ये आ रहा है 600। सही बात है सर। और एक पॉइंट अभी भी, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो क्या करो, ये वाला पॉइंट 80 और ये 20। तो क्यू 80,20 इस पे चेक कर लो। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कैलकुलेशन, z इज इक्वल टू 5 टाइम्स 80 + 10 टाइम्स 20। 5 टाइम्स 80 400, एंड 10 टाइम्स 20 200। बताओ कितना आया, 600। तो इस पॉइंट पे भी, क्यू पॉइंट पे भी क्या आ रहा है, 600। तो अब तो मान गए कि भाई इस लाइन सेगमेंट में जो भी पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा, इन सब पे z की वैल्यू 600 आएगी, और z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, 600। दैट मीन्स इस लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट है सब पे वैल्यूज क्या आ रही है, 600। क्या शो करना था हमें, हमें शो करना था, शो दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स। अच्छा, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मैक्सिमम वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। आप मान के चलो मेरी मिस्टेक नहीं है, क्वेश्चन की मिस्टेक है, क्योंकि हमने तो पूरा सही से सॉल्व किया। डन। ये अच्छी बात है, अगर आपका आंसर सही ना आए तो क्वेश्चन की मिस्टेक, काश ऐसा एग्जाम में भी हो पाता। अब चेक करते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या आ रही है, 600, और कहाँ कहाँ आ रही है, पूरे लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट में जो भी पॉइंट है सब पे मैक्सिमम वैल्यू जेड आएगी, तो इसी बात को हम यहाँ पर लिख लेंगे। maximum value of z is 600 occurs at all the points, all the points
on a line segment joining the points, joining the points, कौन कौन से पॉइंट सर? बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स है 120,0 एंड सी ये कितना था? 60-30। जी सर, 60-30। हैंड्स प्रूव। तो वही प्रूव दैट, शो दैट, जो भी था खत्म हो गया। हमने बोल दिया लाइन सेगमेंट में जितने भी पॉइंट है सब पे वैल्यूज क्या आ रही है? 600, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हो गया हमारा पूरा आंसर। तीन बातें पूछी थी क्वेश्चन में, मिनिमम, मैक्सिमम, दोनों फाइंड कर लिया, कहाँ पर वो भी बता दिया, एज वेल एज मोर देन 2 पॉइंट्स पे मैक्सिमम आता है तो वो भी हमने शो कर दिया कि भाई लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है बीसी, इसके सारे पॉइंट्स पे हमें कौन सा वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। डन। Okay, let's solve the next question. Question is maximize z is equal to x plus y subject to x minus y less than equal to -1, minus x plus y less than equal to 0 and x and y are greater than or equal to 0। तो क्या करना है सर? मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या है? कंस्टेंट्स गिवन है एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, सेकेंड है माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे गिवन है। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट्स हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करने की ट्राई करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो हमारी इनइक्वालिटी होती है इसको हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से लिख लिया तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई को राइट हैंड साइड पे मूव किया तो वाई -1, और यहाँ पर क्या करें? माइनस एक्स को राइट हैंड साइड पे ले जाता तो ये बन जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब तो अब ये देखने में अच्छा भी लग रहा है ना। और क्या करेंगे? वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, तो टेबल बना लिया एक्स एंड वाई। अब क्या करें? एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर दे क्या? हाँ सर, कर सकते हैं। इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1। इफ आई पुट वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ रही है -1, लेकिन मुझे नेगेटिव वैल्यू में जाना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा? आई विल पुट, क्या करें कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आए, तो मैंने ले लिया वाई इज इक्वल टू 2। तो इफ आई टेक वाई इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू आ रही है 2 - 1 1। डन। नाउ यहाँ पर पॉइंट्स क्या आएंगे? पहले तो यहाँ पर क्या है वो उसको मेंशन करते हैं। तो ये आ रहा है 0,1 एंड 1,2, यहाँ पर आ गया वो। तो एक्स वाई, जो एक्स रखोगे वही वाई मिलेगा। इफ आई पुट एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। इफ आई पुट वाई इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू भी 1। तो प्लॉट करते हैं ग्राफ को। 0 1 1 2, 0 1 1 2। तो 0 1 मीन्स ये पॉइंट, और 1 2 क्या था? 1 2। तो 1 2 का मतलब होगा ये 1 और यहाँ पर कहीं 2। ठीक है, यहाँ पर कहीं 2। तो उसको थोड़ा और अच्छे से करने के लिए मैंने क्या किया? लाइन ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। डन। और यहाँ पर मैं पॉइंट ले लूंगा, यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, अब इस लाइन को कर देते हैं इरेज। डन। तो एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, ज्वाइन कर लेते हैं दोनों को। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई -1, एक्स इज इक्वल टू वाई -1, एक्स इज इक्वल टू वाई -1। और एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो सेकंड लाइन क्या है? सेकंड लाइन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स। बताओ y इज इक्वल टू एक्स के लिए पॉइंट कौन कौन से मिले थे? ओरिजिन एंड 1,1, ओरिजिन एंड 1,1। तो
लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर पेन, तो मैंने रेड ले लिया। तो ये है 0,0 ये वाला पॉइंट, और 1,1 ये यहाँ से ऊपर यहाँ पर कहीं। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, और चेक करेंगे, ठीक है, कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए क्या करें, पॉइंट ले लेते हैं। तो ग्रीन लाइन के लिए हम ओरिजिन ले सकते हैं, ग्रीन लाइन के लिए हम ओरिजिन ले सकते हैं। तो ओरिजिन से चेक, ओरिजिन पे चेक करेंगे। तो ग्रीन लाइन का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू y-1। लेकिन इक्वेशन थोड़ी लेना होता है, इन इक्वालिटी लेनी होती है। तो इन इक्वालिटी क्या थी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ओरिजिन पे चेक करना, तो चेक 0,0। तो 0 - 0 लेस देन इक्वल टू -1। 0 इज लेस देन इक्वल टू -1। क्या 0 -1 से छोटा होता है, नहीं सर, 0 तो -1 से बड़ा होता है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये ग्रीन वाली। तो ग्रीन लाइन है वो ओरिजिन को सेटिस, ग्रीन लाइन का जो रीजन होगा ओरिजिन वाला, वो हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो ग्रीन लाइन के नीचे वाला जो पार्ट है वो ओरिजिन पे आता है ना। तो ग्रीन लाइन के नीचे वाला पार्ट नहीं है, नहीं है तो कौन सा वाला बचा, ऊपर वाला पार्ट। तो इसके ऊपर वाला पार्ट, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब सेकंड क्या है, रेड लाइन के बारे में बात करते हैं। रेड लाइन का के लिए इनइक्वालिटी क्या गिवन थी, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये तो ओरिजिन पे लाई करा है, तो कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या ले लिया, ये ग्रीन लाइन पे एक पॉइंट है ना 1,2, इसको ले लिया। तो चेक 1, किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाले पॉइंट, है ना। तो चेक करते हैं, x की जगह 1 पुट करें तो -1, और y की जगह 2 लेस देन इक्वल टू 0। 2 - 1 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या 1 0 से छोटा होता है, नहीं होता सर, तो ये तो फॉल्स है। इसका मतलब रेड लाइन के ऊपर ये पॉइंट था 1,2, तो ऊपर वाला पार्ट तो आंसर नहीं होगा, तो कौन सा पार्ट होगा, नीचे वाला। तो रेड लाइन के नीचे वाला पोर्शन हमारा आंसर में हो सकता है। अब क्या करें, जो भी है सबका इंटरसेक्शन लेना है। तो भाई ऐसा रीजन बताओ जो क्या हो, ग्रीन लाइन के ऊपर हो, एज वेल एज रेड लाइन के नीचे हो, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है सब कुछ, लेकिन ग्रीन लाइन के ऊपर और रेड लाइन के नीचे, तो थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर पार्ट है, और सेकंड पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, क्या इन दोनों के बीच में कुछ इंटरसेक्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा। इसका मतलब क्या हुआ, याद करो, ये हमने केस डिस्कस किया था इन द बिगिनिंग, ये वाला पार्ट, डिफरेंट केसेस विद ग्राफिकल मेथड। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो क्या होगी, पैरेलल लाइंस तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने वाली। दैट मीन्स हमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिलता, तो हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है, इस क्वेश्चन में भी तो यही हो रहा है। क्या हुआ कि भाई दो पैरेलल लाइंस मिली हमें, दो पैरेलल लाइंस मिली, तो इससे क्या हो गया, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो कोई भी हमें फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा, बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन, दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। तो क्या लिख सकते हैं, दिस प्रॉब्लम, और यू कैन राइट दिस LPP, दिस LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, मोर स्पेसिफिक अगर लिखना है तो क्या पूछा था हमसे, सर हमसे पूछा था, क्या पूछा था, मैक्सिमाइज करना है ना ये क्वेश्चन, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आंसर में आप ऐसे लिखो, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो खत्म, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरा काम होता है ख़त्म,
और आपका शुरू। ठीक है, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप पूरा ये जो भी हमने क्वेश्चन किए 4 से 5 क्वेश्चन के सबको आप आराम से देख लो। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो इसकी आप नोट्स बना लो। और आफ्टर दैट एनसीईआरटी लेके बैठो। एनसीईआरटी में आप पूरे चैप्टर में सब कुछ मिला के शॉर्ट एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज, तो 15 क्वेश्चन है आई गेस। ठीक है, 15 में से 5 तो मैंने करवा दिए तो 10 बचे। तो 10 में से आप रैंडम 5 भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये चैप्टर में आपके एक भी मार्क आप लूज नहीं करोगे। So I hope you have understood all the concept and all the problem that I have discussed in this video. अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। अच्छा, और एज वेल एज आप अपने फीडबैक भी शेयर कर सकते हो कि कैसा लगा आपको ये वन शॉट वीडियो। ओके, बाय बाय।